एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी में पहला सवाल D1 में क्या दिया हुआ है? एन अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है +2e और मास कितना होता है? 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल को क्या किया अपन ने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट में रखा है अगर, तो इसकी पोटेंशियल जी पता लगानी है। तो पोटेंशियल जी के लिए फॉर्मूला जानते हैं अपन, U बराबर Q इंटू वी। तो Q की वैल्यू कितनी? 2e और पोटेंशियल कहाँ रखा है? 5 वोल्ट। तो इसका मतलब U की जो वैल्यू है वो कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला पार्ट में U की वैल्यू आ गई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी के D2 वाले पार्ट में क्या पूछा है अपन से? D2 में फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए। तो सेंटर का पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है अपने को। तो अगेन U बराबर वापिस से Q इंटू वी। तो सेंटर पे जो चार्ज रखा है अपन ने वो क्या? Q नॉट। और सेंटर पे 6 चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना बन जाएगा? 6kQ बाय ए। तो कितना हो गया? 6kQ नॉट बाय ए। ये है D2। इसके बाद D3 में हमें बोला हुआ है केविटी बना रखी है अपने D3 में। अ सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज फिक्स नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज Q एंड रेडियस कैपिटल R कंटेन्स अ टनल। तो इसमें अपन एक छोटी सी टनल बना दी। और इफ अ पॉइंट चार्ज -Q ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट पॉइंट P। तो हमसे पूछा है कि वेलोसिटी पता लगानी है अपने को। किन किन पोजीशन पता लगानी है? एक तो सरफेस पर और एक सेंटर वाली पोजीशन पर। तो ये है स्फीयर और इसमें हमने टनल बना दी। तो ये टनल हो गई और बहुत ही छोटी सी टनल बनाई ताकि हम इसको सॉलिड स्फीयर की तरह से ले सकें। ये सरफेस का पॉइंट, इसको ए नाम दे दें अगर अपन, और ये सेंटर सी नाम दे दें। और जिस पोजीशन पी से हमने एक -Q चार्ज को रिलीज किया है उसको P नाम दिया हुआ है अपन ने। तो और ये रेडियस इसकी R है और ये डिस्टेंस जो है वो भी R। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें पता लगाना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस वाली डायरेक्शन में होगा सॉलिड स्फीयर कारण, लेकिन -Q का चार्ज नेगेटिव होने के कारण उस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा तो खुद चल करके इधर की तरफ पहुंच रहा होगा। तो हमें पता लगाना है ए पर वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो P और A के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर लें। तो K8P एंड U8P बराबर K8A प्लस U8A। तो P पर हमने इसको रिलीज कर दिया और पोटेंशियल जी लिखे हैं तो कितना बन जाएगा? -Q तो चार्ज और यहाँ पोटेंशियल। स्फीयर के बाहर पोटेंशियल क्या होगा? KQ अपॉन स्मॉल r, यानी सेंटर से डिस्टेंस वो कितनी है? 2r। और ए पर काइनेटिक एनर्जी में पता लगानी है तो कितना हो गया? ½ m इंटू वी स्क्वायर। पोटेंशियल लिखे ए पर, तो ए पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -Q, ये तो चार्ज, और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी? KQ अपॉन r। तो यहां से हमें v की वैल्यू पता लग जाएगी। ये है ए पर स्पीड। और फिर हमें सी पर पता लगाना है। तो इस बार सी और पी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। तो K8P और U8P बराबर K8C प्लस U8C। तो P पर तो हमने रिलीज किया है और P का पोटेंशियल एनर्जी यही वाली आ जाएगी -Q इंटू KQ अपॉन 2R। और C पर काइनेटिक एनर्जी वो हमें पता लगानी है ½ m इंटू VC का स्क्वायर। और C पर पोटेंशियल -Q इंटू और कितना बन जाएगा? KQ अपॉन, और सेंटर का पोटेंशियल, सॉलिड स्फीयर के सेंटर का पोटेंशियल कितना बनेगा? 3/2 KQ/R। तो इससे हमें C पर स्पीड जो है वो पता लग जाएगी। ये हो गया D3 का सेकंड। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था ये था D3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन D4 में क्या दिया हुआ है हमको? D4 वाले क्वेश्चन में 2 आइडेंटिकल चार्जेस 5 माइक्रोकूलम और each are fixed at a distance 8 सेंटीमीटर एंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास भी दिया हुआ है इसका अपने को 9 इंटू 10⁻⁻6 kg। और चार्ज की जो वैल्यू दे रखी है अपने को वो क्या है? चार्ज की वैल्यू है -10 माइक्रोकूलम। आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच ऑफ देम आर रिलीज। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द 2 चार्जेस। तो जब ये नियरेस्ट होगा इसके तब के लिए हमें वैल्यू पता लगानी है। D4 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 2 आइडेंटिकल चार्जेस 5 माइक्रोकूलम ईच आर फिक्स्ड एट 8 सेंटीमीटर। तो 5 माइक्रोकूलम के चार्ज है, ये भी 5 माइक्रोकूलम और ये भी 5 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर है।
and a charged particle of mass or minus 10 microcoulomb is placed at a distance 5 centimeter from each of them. तो दोनों से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है वो. अब दोनों से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये वाला 4 सेंटीमीटर हो गया और ये वाला 4 सेंटीमीटर हो गया और ये दोनों से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो गया, यानी ये वाला जो सेपरेशन है वो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर. तो ये जो दोनों +5 माइक्रोकुलाम चार्ज है ये तो फिक्स है अपनी पोजीशन पर और यहाँ जो चार्ज है ये वाला ये कितना -10 माइक्रोकुलाम. इसे अगर अपन ए नाम दे देते हैं, इस वाले को बी नाम दे देता हूँ और ये दो चार्ज तो फिक्स है ही सही, तो इनको सी और डी नाम दे देते हैं. तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द 2 पॉइंट चार्ज. अब क्या है कि इस पर फोर्स लगा, इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, इन दोनों का ये इफेक्ट तो कैंसिल हो गया और नेट इधर की तरफ जुड़ गया, तो चल करके ये बी वाली पोजीशन तक पहुंच जाएगा. आगे भी जाएगा, यहाँ आने पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और फिर आगे भी जा रहा होगा और उतनी डिस्टेंस जाएगा जितना इधर गया, फिर वापस लौट के भी आएगा. इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होगा. तो अपन ए और बी के बीच में हमें तो ये पता लगाना है कि जब ये नियरेस्ट होगा इन दोनों के तब इसकी स्पीड क्या होगी. तो हम क्या करें, ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें. तो के ए प्लस यू ए बराबर के बी प्लस यू बी. तो ए पर हमने इसको रिलीज किया है इसलिए ए पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और ए पर पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो कितना हो गया -10 माइक्रोकुलाम तो चार्ज और इसके कारण पोटेंशियल वो कितना बनेगा, वो बन जाएगा के क्यू. क्यू कितना हो गया 5 माइक्रोकुलाम अपॉन आर. आर यानी क्या सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर यानी 5 इंटू 10⁻². ऐसे इसके कारण इसलिए इंटू 2 ये लिख दिया अपन ने यू ए ये वाला इक्वल टू के बी. बी पर काइनेटिक एनर्जी वो हमें पता लगानी है ½ m इंटू वी बी स्क्वायर और बी पर पोटेंशियल वापिस ये वाली वैल्यू -10 माइक्रोकुलाम और सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा 5 सेंटीमीटर की जगह सेपरेशन 4 सेंटीमीटर हो जाएगी यानी कितना k इंटू 5 माइक्रोकुलाम इंटू 2 और अपॉन सेपरेशन 4 सेंटीमीटर यानी 4 इंटू 10⁻². तो इस पूरी लाइन में अननोन क्या है अपने को वी बी. तो इससे अपने को बी वाली पोजीशन पर स्पीड निकल जाएगी. यह है D4 क्वेश्चन. इसके बाद नेक्स्ट D5. D5 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमको, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m और चार्ज q है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k दे रखी है और इसको अपन ने प्रोजेक्ट किया है k काइनेटिक एनर्जी देकर के फ्रॉम इनफाइनाइट टुवर्ड्स अ हेवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज q. तो D5 क्वेश्चन जो है उसमें ये चार्ज q और प्लस q है और फिक्स है और एक चार्ज q को अपन ने बहुत दूर यानी इनफाइनाइट वाली पोजीशन से काइनेटिक एनर्जी k दे करके भेजा है. और अब हमें क्या क्या पूछा है कि इफ एम इज परफेक्ट. एम इज परफेक्ट का मतलब इसी लाइन के लोग. अब इसी लाइन के लोग अगर ये आ रहा है और हमसे पूछा है कि कितना नियरेस्ट डिस्टेंस तक ये आ पाएगा, तो चूंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के लोग लग रहा है इसलिए इस पर जो फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है. इससे क्या होगा, इससे फोर्स पूरा एक ही काम कर रहा है इसकी स्पीड डिक्रीज करने का. तो किसी न किसी पोजीशन पर आकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो जहां पोजीशन 0, जिस पोजीशन पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी वो सेपरेशन हमें पता लगाना है. तो मिनिमम सेपरेशन पता लगाना है तो इसका नाम हमने आर मिनिमम बोल दिया और इस पोजीशन को ए बोले और ये इनफाइनाइट वाली पोजीशन से रवाना हुआ तो इनफाइनाइट और ए के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर लें. तो K8 इनफाइनाइट U8 इनफाइनाइट बराबर K8A और प्लस U8A. तो इनफाइनाइट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी दी अपन ने K और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0. ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, चार्ज Q यहाँ जब पहुंचा है तो Q इंटू और उस Q के कारण KQ बाय आर मिनिमम. तो इससे हमें आर मिनिमम की वैल्यू पता लग गई. ये है इसका ए पार्ट. आर मिनिमम पता लगाना था अपने को. ये वाला काइनेटिक एनर्जी के वाला है और ये कांस्टेंट के वाला 1/4πε0 वाला है. तो चाहो तो इस के को 1/4πε0 लिख दो तो इधर चला जाएगा और यहाँ से हमें आर मिनिमम का वैल्यू पता लग जाएगा. सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है बी पार्ट में इसका कि इफ एम इज नॉट परफेक्ट. अब एम परफेक्ट नहीं है तो यानी हमने इसको टेढ़े भेजा. अब टेढ़े भेजा तो उससे क्या हुआ, उससे अब इसकी वेलोसिटी कम तो होती जा रही होगी लेकिन साथ में अब ये कर्व पार्ट में जा रहा होगा. तो ये है ए पार्ट. फिर अपन बी पार्ट देखते हैं हम D5 का बी पार्ट. अगर एम परफेक्ट नहीं है इसका तो एम अगर परफेक्ट नहीं है तो अब ये किस तरह से जा रहा होगा. तो हमने इस बार इसको भेजा इनफाइनाइट से ही है लेकिन अब की बार ये ऐसे कर्व पाथ में ऐसे इस तरह से जा रहा है कुछ और ये इनफाइनाइट वाली पोजीशन से हमने इसको भेजा. तो हमें पता लगाना है कि व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन या वेलोसिटी पता लगाना है तो वेलोसिटी पता लगा सकते हैं. तो क्वेश्चन में पूछा है बी पार्ट में कि
विद द इम्परफेक्ट एम डिटरमाइन द स्पीड, स्पीड पता लगाना है हमको। तो इस पॉइंट को अगर अपन डी नाम दें तो डी पर स्पीड पता लगाना है। और ये जो मिनिमम सेपरेशन है इसको अपन आर डैश कहें, तो ये जो आर डैश है इसकी वैल्यू गिवन है हमको, आर डैश मिनिमम इन दिस पार्ट इज इक्वल टू, यानी बी पार्ट में जो आर डैश मिनिमम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर मिनिमम इन पार्ट ए में जो आया था उसका दुगना। तो अगर दुगना है अगर ये वाली वैल्यू, तो हमें पता लगाना है कि इस बार इसकी स्पीड क्या होगी। तो वापस से ये इनफाइनाइट वाली पोजीशन और इस डी वाली पोजीशन के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, तो के एट इन्फिनिटी प्लस यू एट इन्फिनिटी बराबर के एट डी प्लस यू एट डी। अब की बार क्या होगा, अब की बार यहाँ जब ये मिनिमम सेपरेशन पर आएगा तब इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्योंकि हर वक्त रास्ते में क्या है कि इस पर जो फोर्स लग रहा है और जो वेलोसिटी उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है। तो फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक पार्ट जो इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है और दूसरा पार्ट जो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो हर वक्त वेलोसिटी का एक पार्ट हमेशा बचा रहना है। इस कारण से जब मिनिमम सेपरेशन पर आएगा तब इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी एट इनफाइनाइट वो कितना दिया है अपन ने, के, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो। और डी पर काइनेटिक एनर्जी वो हमें पता लगानी है हाफ एम इंटू वी डी स्क्वायर, इसमें वी डी हमको पता लगाना है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, चार्ज की वैल्यू क्यू और इसके कारण डिस्टेंस के क्यू बाय आर मिनिमम, तो के क्यू बाय आर डैश मिनिमम। और जो आर डैश मिनिमम है वो कितना है, वो जो फर्स्ट पार्ट में आया था उसका ट्वाइस। तो फर्स्ट पार्ट में जो आया था वो कितना आया था, तो वो लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट का ये था क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, ये था आर मिनिमम, उसका ट्वाइस, वो वाली वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। तो ये हो गया अपने पास आर डैश मिनिमम की वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो इसमें हम अननोन क्या बचा अपने को, वी डी, डी पर स्पीड, तो इससे हमें डी पर स्पीड पता लग जाएगी। ये है D5 क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और वही देख रहे हैं यहाँ पर। तो डाइपोल का मतलब दो पोल हैं, यानी दो चार्ज हैं, दो पॉइंट चार्ज जो एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर हैं। और सेपरेशन मैंने इन दोनों के बीच की 2a ले लिए जान करके, क्योंकि आगे जा करके हम इसके मिडिल पॉइंट से डिस्टेंसेज मेजर करेंगे, इसलिए जो है टोटल डिस्टेंस 2a ले ली है ना। तो किसे कहते हैं डाइपोल, तो टू इक्वल पॉइंट चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर हो तो इसे हम डाइपोल कहते हैं। और टू इक्वल पॉइंट चार्ज यानी जैसे एक माइनस क्यू ले लिया तो एक प्लस क्यू ले लिया और इनके बीच की सेपरेशन 2a है, तो इसे हमने डाइपोल कहा। डाइपोल के लिए जो टर्म डिफाइन कर, अब क्या करेंगे अपन, जैसे डाइपोल वाला जो पार्ट पढ़ रहे हैं अपन माइनस क्यू प्लस क्यू, उसमें अलग अलग पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालेंगे। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, और इन सब अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल भी निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो इसलिए इसके अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे ना, तो उसमें क्या है कि बार बार एक टर्म आएगी अपने सामने, Q इंटू 2a, ये टर्म का बार बार यूज आएगा, यानी वन ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड और सेपरेशन बिटवीन देम, ये टर्म बार बार आएगी। जैसे ई की कैलकुलेशन करी यहाँ पर कैसे, दो पॉइंट चार्ज लेकर के, एक ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज लेकर के, और यहाँ ई की कैलकुलेशन करी तो उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसमें कुछ इस तरह की टर्म आएगी, के क्यू इंटू 2a अपॉन आर क्यूब। तो जो Q इंटू 2a आएगा, हमने सोचा क्यों ना इसका छोटा नाम डाल दिया जाए, तो इसको अपन ने डाइपोल मोमेंट नाम दे दिया P। और ये सभी पार्ट में आएगा, जैसे पोटेंशियल निकालेंगे अलग अलग पॉइंट पर, वहां भी Q इंटू 2 आएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे वहां भी Q इंटू 2 आएगा। तो डाइपोल वाले सवाल के दौरान तो बार बार Q इंटू 2 आएगा, तो हमने कहा क्यों ना इसका छोटा नाम डाल दें, तो अपन इसका नाम डाल दिया P। जैसे मास इंटू वेलोसिटी बार बार सामने आता है तो हमने उसका नाम मोमेंटम डाल दिया। तो ऐसे ही डाइपोल के सवाल में वन ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड और सेपरेशन बिटवीन देम, ये टर्म बार बार आएगी, इसलिए अपन ने उसका नाम P डाल दिया, डाइपोल मोमेंट। साथ में फिर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की डायरेक्शन निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के दौरान जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर इस पॉइंट ए पर चेक कर सकते हैं, ये चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ मन में कूलाम चार्ज मानो, तो प्लस क्यू कारण रिपल्शन, माइनस क्यू कारण अट्रैक्शन, तो नेट कौन सा ज्यादा होगा, रिपल्शन वाला, क्योंकि प्लस क्यू पास में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर इधर की तरफ आएगी। अब ये जो डायरेक्शन आई है, ये इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वाली डायरेक्शन आई है। वैसे तो अपन इसको आई कैप भी बोल सकते हैं इस वाली डायरेक्शन को, लेकिन क्या है कि जब हम डाइपोल पढ़ रहे हैं और किसी जगह पर डाइपोल ऐसे टेढ़ा आया यूं इस तरह से, माइनस क्यू ऐसे आया और प्लस क्यू ऐसे आया,
तो अब यहाँ तो जैसे अपन ने एक्स एक्सिस यहाँ नहीं आई केव का सोच लिया, लेकिन अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस जगह पर लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा। अब इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस वाले डायरेक्शन में यहाँ पर इसके लिए क्या डायरेक्शन बोलेंगे, तो ऐसा करते हैं अपन, डायरेक्शन भी जो है ना, जैसे अब क्यू इंटू टू ए मैग्नीट्यूड बार बार आएगा तो उसे पी डिफाइन कर दिया, ऐसे ही डायरेक्शन की भी हमें जो बार बार जरूरत पड़ेगी उसमें हम अलोंग द एक्सिस वाले डायरेक्शन को कुछ टर्म डिफाइन करें। अलोंग द एक्सिस यानी जैसे ये वाली डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ या प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ अपनी मर्जी के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। तो फिजिक्स में हमने डिसाइड किया कि हम जो है डायपोल की डायरेक्शन डिफाइन करेंगे माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। माइनस क्यू से प्लस क्यू यानी ऐसे एरो बना दिया एक तरह से कि इस तरह से हम डायपोल की डायरेक्शन डिफाइन करेंगे, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन डिफाइन करेंगे, पी की डायरेक्शन इस तरह से डिफाइन करेंगे, किधर से किधर, माइनस क्यू से प्लस क्यू। अच्छा, ये जो डायरेक्शन है वो केमिस्ट्री में प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होती है, तो क्योंकि हमने हमारी सुविधा के लिए बना रहे हैं इसलिए कैसे भी ले सकते हो, माइनस क्यू से प्लस क्यू, प्लस क्यू से माइनस क्यू। केमिस्ट्री वालों ने सोचा हम प्लस क्यू से माइनस क्यू लेंगे, फिजिक्स में हमने माइनस क्यू से प्लस क्यू लिया हुआ है। तो फिजिक्स में आपको हमेशा क्या यूज करना है, माइनस क्यू से प्लस क्यू वाली डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो किस तरह से डिफाइंड है डायपोल मोमेंट, वन ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, ये तो है वैल्यू डायपोल मोमेंट की, और डायरेक्शन डिफाइंड है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ये हमने क्यों डिफाइन करी है, क्योंकि आगे कहीं डायपोल इस तरह से आएगा, अगर माइनस क्यू प्लस क्यू इस तरह से आएगा तो वहां डायरेक्शन हम यूं बता देंगे कि जो पी की डायरेक्शन है वही ई की भी डायरेक्शन है। तो डायपोल किसे कहा अपन ने, डायपोल दो चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर हैं तो उसे हमने डायपोल कहा। फिर दूसरी बात हमने कहा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे या पोटेंशियल है पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे तो वहां क्यू इंटू टू ए वाली टर्म बार बार सामने आएगी, तो हमने कहा ऐसा कुछ नाम डाल देते हैं, तो हमने इसका नाम डाल दिया डायपोल मोमेंट। पी से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, और कैसे लिखते हैं डायपोल मोमेंट को, वन ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस, इस तरह से हम डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं। अच्छा, और डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो ये डिफाइन कर दिया अपन ने फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। और डायपोल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, डायपोल को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एरो बना करके, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, यानी ऐसे एरो बना देंगे और ऐसे पी लिख दिया करेंगे अपन। तो इस तरह से पी लिख दिया अपन ने, तो जो है ये डायपोल को रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने। तो ये डायपोल इस तरह से माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ अपन ने डिफाइन कर दिया। यह है डायपोल की डायरेक्शन। और अब आप ये देखें कि हम माइनस क्यू प्लस क्यू वाला जो डायपोल है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात जब कर रहे हैं तो पॉइंट चार्ज में यही क्यों पढ़ रहे हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों प्लस क्यू देख लें या दोनों माइनस क्यू लें, आखिर माइनस क्यू प्लस क्यू क्यों देखना चाह रहे हैं, तो वो अपन इसलिए देखना चाह रहे हैं क्योंकि एटम में अधिकतर जगह हमें ये डायपोल जैसी सिचुएशन मिल जाएगी। इसलिए जैसे मान लो अपन H2O की बात करें तो H2O जो है H2O की बात कर रहे हैं अपन, H2 की बात क्यों कर रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर हम डायपोल पढ़ने के दौरान माइनस क्यू प्लस क्यू की ही क्यों बात कर रहे हैं। तो H2O जैसे एटम की बात करें, दो तरह के बॉन्ड आप जानते हैं केमिस्ट्री में, एक आयनिक बॉन्डिंग और एक कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग आपने NaCl के दौरान देखा, तो NaCl में क्या होता है, Na प्लस Cl माइनस, NaCl को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आयनिक बॉन्डिंग। तो NaCl के दौरान क्या है, NaCl के दौरान Na ने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को दे दिया Cl को, तो इसलिए Na पे प्लस आया और Cl पे माइनस आया। लेकिन कुछ एटम ऐसे हैं जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, जैसे H2O है, इस दौरान ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इन पर जैसे दो इलेक्ट्रॉन है तो इस पर O का और H का दोनों का अधिकार है ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और ऐसे कैसे यहाँ पर O और H दोनों का अधिकार है। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है। तो क्या करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के रखता है। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है लेकिन पूरी तरह नहीं खींच पाता, तो एक तरह से पार्शियली अपनी ओर खींच के रखता है। तो इस कारण से क्या है, इस पर
पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे यहाँ पे इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो एक माइनस प्लस का अरेंजमेंट बन गया ये। तो ये जो माइनस प्लस का अरेंजमेंट है, दो चार्ज एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर हो, ये जो माइनस प्लस का अरेंजमेंट है ये हमें बहुत सारे एटम जहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है और एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, वहां बहुत सारे एटम्स में मिलने वाला है। इस कारण से ये जो माइनस प्लस का अरेंजमेंट है ये वाला, इसी को हमने डायपोल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अच्छा, जब डायपोल का यूज आएगा बार बार, अधिकतर जगह वो एटम के लिए यूज कर रहे होंगे अपन माइनस प्लस का, तो डायपोल अधिकतर अपन एटम के लिए यूज कर रहे होंगे, तो अधिकतर उस जगह यूज कर रहे होंगे जहां पर उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो काफी कम रहा करेगी। जैसे हमें ए वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ए वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले तो ये जो लाइन है माइनस क्यू से प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको अपन ने एक्सियल लाइन बोल दिया, और इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है ये वाली, इसको अपन ने इक्विटोरियल लाइन बोल दिया। तो ये एक्सियल लाइन है ये, और ये इक्विटोरियल लाइन। तो जैसे हमें एक्सियल वाली लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस वाले पॉइंट पर ए पर, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी, प्लस क्यू कारण रिपल्शन, माइनस क्यू कारण अट्रैक्शन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आई है वो इधर की तरफ आई है। तो सेपरेशन हम कहां से मेजर करेंगे, प्लस क्यू से या माइनस क्यू से? तो हमने कहा कि चलो उन दोनों के बीचों बीच वाली लाइन से मेजर कर लेंगे, तो यहां से हम सेपरेशन मेजर करने वाले हैं, तो इसको अपन ने आर बोल दिया। तो जनरली अपन डायपोल की जो बात करेंगे वो H2O या इन एटम्स के दौरान की बात कर रहे होंगे, तो वहां पर इन दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन है वो काफी कम रहा करेगी इस डिस्टेंस के मुकाबले। तो जनरली हम डायपोल का यूज वहां करा करेंगे जहां आर ग्रेटर देन ए वाली पोजीशन रही होगी। तो अब अपन कुछ जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। वो कौन सी पोजीशन, एक तो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन, यानी ये जो लाइन है एक्सियल लाइन, और एक दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन यानी इक्विटोरियल लाइन, और किसी जनरल पॉइंट आर कोमा थीटा पर, इन पर कैलकुलेशन करके हम देखते हैं। अब हम डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे अलग अलग पॉइंट पर। तो सबसे पहले एक्सिस वाली पोजीशन पे बात करें, डायपोल की एक्सिस। तो एक्सिस मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन। इन दोनों के बीच की सेपरेशन अपन ने 2a लिए है, कुछ नहीं कर रखा तो बाय डिफॉल्ट डायपोल एटम के लिए बात कर रहे होंगे अपन, यानी जिनके बीच की सेपरेशन जो है वो काफी कम है। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको अपन ने इस तरह से डायपोल P से रिप्रेजेंट कर दिया, जहां P को भी अपन ने डिफाइन किया था Q इंटू 2a के बराबर। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस पर बात करना आते हैं अपन, ऑन इट्स एक्सिस, इसकी एक्सिस पर। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी, फिर मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो इस वाले पॉइंट पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी, इस पॉइंट को ए नाम दे दिया अपन ने। तो प्लस क्यू कारण रिपल्शन वाली डायरेक्शन, यहां मन में कूलाम चार्ज मान लो, तो प्लस क्यू कारण रिपल्शन और माइनस क्यू कारण अट्रैक्शन, तो ई ड्यू टू प्लस क्यू और ई ड्यू टू माइनस क्यू। और ये जो ए वाला पॉइंट है वो यहां से अगर किसी सेपरेशन आर पर है, ये आर कहां से लिए अपन ने, माइनस क्यू से प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, बीचों बीच वाले, ये लाइन के बीचों बीच वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वहां से, यानी न तो हमने इसको प्रिविलेज दी ना इसको प्रिविलेज दी, इसके दोनों के बीचों बीच वाले पॉइंट से सेपरेशन ले रहे हैं आर अपन। तो यहां ए वाले पॉइंट पर अपन ने डायरेक्शन देख लिया। अच्छा, ई ड्यू टू क्यू और माइनस क्यू अपन ने देख लिया कि प्लस क्यू कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा यहाँ पर, इसलिए ए वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन जो है वो किधर की तरफ बच जाएगी, ये वाली डायरेक्शन में, E8a यहाँ पर। अच्छा, डायरेक्शन तो आप इधर भी देख लो, यहाँ पर ये भी एक्सिस वाला पॉइंट है, यहाँ किधर की तरफ आएगी डायरेक्शन, तो माइनस क्यू के कारण अट्रैक्शन और प्लस क्यू के कारण रिपल्शन। और इनमें ज्यादा वैल्यू किसके कारण होगी, माइनस क्यू कारण या प्लस क्यू कारण, तो माइनस क्यू पास में है इसलिए माइनस क्यू कारण, इसलिए ई नेट की डायरेक्शन इधर की तरफ आने वाली है, यानी कौन सी डायरेक्शन में, पी की डायरेक्शन में। माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की सेपरेशन में पॉइंट लेने का कोई वैसे तो मीनिंग नहीं है, क्योंकि डायपोल जो है वो एटम, दो एटम के बीच की सेपरेशन वैसे बहुत कम होगी, लेकिन फिर भी आप डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मन में कूलाम चार्ज देखें और माइनस क्यू कारण अट्रैक्शन प्लस क्यू कारण रिपल्शन, तो नेट ई की डायरेक्शन इधर की तरफ आई है, यानी दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच वाले पॉइंट पर ई की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन के अपोजिट वाली डायरेक्शन में आई है, ई की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन के अपोजिट। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतर पॉइंट पर ई की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन में, लेकिन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच वाले पॉइंट पर ई की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो अभी अपन ए पर कैलकुलेशन करना चाहें, हालांकि एक्सिस पर मतलब ए पर या ये वाले पॉइंट पर, दोनों में से कहीं भी कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ ए पर कैलकुलेट करना चाहते हैं अपन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कैसे लिखेंगे, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई ड्यू टू क्यू का मैग्नीट्यूड
माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकाल दें तो यहाँ इस प्लस क्यू से सेपरेशन क्या बनी इसकी, ये हो गई आर माइनस ए, और माइनस क्यू से सेपरेशन क्या हो गई इसकी, ये हो गई आर प्लस ए। तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है अपन, तो ई ड्यू टू क्यू में कितना बन गया, के क्यू अपॉन और आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू के कारण, इसके कारण के क्यू अपॉन और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और इसमें से अब कुछ के क्यू कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बन गया अपने पास, के क्यू और इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी क्या बन गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा यहां से, ऊपर वाली पोजीशन पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा यहां पर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, और कितना बचा रह जाएगा यहां पर, 4 इंटू आर ए। अभी तक हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है, ये जनरल आंसर हमने निकाला है, लेकिन ये आंसर इतना बड़ा है कि इसको हम याद करने की जगह तो जब भी सवाल आएगा दो चार्ज के सवाल की तरह से इसको सोल्व कर लेंगे। 2 पॉइंट चार्ज के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तो हम डाइपोल के लिए स्पेशली देखने जा रहे हैं, यानी जब दो चार्ज एक दूसरे से किसी सेपरेशन पर हो लेकिन वो सेपरेशन काफी कम हो, यानी शॉर्ट डाइपोल के लिए देखना चाह रहे हैं अपन। तो यहां से आप देखें Q इंटू टू अपियर हुआ है, और साथ में हम इस कंडीशन के लिए बात करना आ रहे हैं कि अगर R बहुत बड़ा हो ए के मुकाबले, तो अगर R बहुत बड़ा होगा ए के मुकाबले तो फिर क्या करेंगे अपन, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, ए को भुला देंगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर की पावर 4, आर कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, आर क्यूब, और आर क्यूब बच गया तो यहां से इस वाली पोजीशन से कितना बच जाएगा, इस कंडीशन के लिए आर ग्रेटर देन ए वाली कंडीशन के लिए ये बन गया अपने पास के क्यू इंटू 4 आर ए अपॉन, ये नीचे क्या बन गया, आर की पावर 4, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये जो 4 है ना इसको ऐसे लिख देते हैं अपन 2 इंटू के क्यू इंटू 2a, और एक आर तो कैंसिल हो गया, आर क्यूब बन गया, और इंटू आर क्यूब। ये अपन है ना क्यू इंटू 2a क्यों लिखा, क्योंकि वो p वाली टर्म हमने डिफाइन करी थी और हमें पता था कि q इंटू 2 आने वाला है, तो ये जो q इंटू 2a लिखा हुआ है अपन ने इसको p नाम दे दिया, तो क्या बन गया अपने पास 2kp अपॉन आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई एक्सिस पर, वह आंसर आ गया अपने पास कितना, 2kp अपॉन आर क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया। लेकिन क्या ये हर वक्त के लिए वैलिड है 2kp अपॉन आर क्यूब, एक कंडीशन आई है इसके साथ, कौन सी, आर ग्रेटर देन ए। तो इफ आर ग्रेटर देन ए, तो जब भी हम डाइपोल का सवाल करेंगे तभी जरूर देखेंगे कि ये फॉर्मूला यूज करने के पहले कि आर ग्रेटर देन ए है या नहीं है। कभी कभी वो चेक करता है कि जैसे ये सेपरेशन 5 सेंटीमीटर दे दी और यहां से 10 सेंटीमीटर दूर पूछा, तब तो आर ग्रेटर देन ए नहीं है। लेकिन सिंपली जब डाइपोल वर्ड यूज किया हुआ और कुछ आर और ए के बारे में, सेपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखी हो, तो वो इस शॉर्ट डाइपोल के लिए ही पूछना चाह रहे हैं। तो एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आया वो याद रखना है अपने को, क्या है, 2kp अपॉन आर क्यूब। ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ऑलरेडी हमने यहां बना दी, ई नेट की जो डायरेक्शन है वो P की ही डायरेक्शन में आई है, तो एक्सिस पर, ये भी एक्सिस वाली पोजीशन है, तो एक्सिस पर जो ई की डायरेक्शन है और जो P की डायरेक्शन है वो एक जैसी है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस पर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें अगर अपन, तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर ये हो जाएगा 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये डाइपोल के लिए है ना। और ये जो आंसर इसके साथ कंडीशन आर ग्रेटर देन ए, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अब इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालना चाहे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली लाइन, ये दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, ये है इक्वेटोरियल पोजीशन, जो इन दोनों के मिडिल पॉइंट से जा रही है और इसके परपेंडिकुलर है। अब हम इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट ले लिया बी, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं इसको अपन, तो इस बी वाली पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर ले पहले, और डायरेक्शन इधर ही दिखा देते हैं। तो डायरेक्शन दिखाना चाहे पहले डायरेक्शन दिखा देते हैं यहाँ पे। तो माइनस क्यू वाली पोजीशन पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, मन में कूलाम चार्ज मान लो, यहाँ बी पर कुछ रखा तो है नहीं, पर मन में कूलाम चार्ज मान लो। तो यहाँ पर माइनस क्यू कारण क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन हो रहा होगा यानी इधर की तरफ ई ड्यू टू माइनस क्यू, और प्लस क्यू कारण क्या हो रहा होगा, रिपल्शन, तो ये है ई ड्यू टू प्लस क्यू, ये ई ड्यू टू प्लस क्यू और ई ड्यू टू माइनस क्यू, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। और मान लो ये वाला एंगल थीटा है,
तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि वही आर और ए सेम है, इसलिए थीटा दोनों सेम। और यहाँ से एक सीधी लाइन बना दी, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना, थीटा। और ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना, थीटा। और ई का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ बी वाली पोजीशन पर, वो दोनों चार्ज के कारण सेम आ रहा होगा। तो ई एट बी ड्यू टू प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड एंड ई एट बी ड्यू टू माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। और कितना होगा, उसको मान लो मैं ई वन नाम दे देता हूँ, ई वन। तो ई वन इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू अपॉन, और ये वाली सेपरेशन, ये आर और ये, तो ये वाला कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यह है अपने पास E1 का मैग्नीट्यूड। अच्छा अब देखो दोनों E1 बराबर है ना, ये E1 ये E1, तो E1 का साइन थीटा E1 का साइन थीटा वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, और E1 का कोस थीटा E1 का कोस थीटा वाला पार्ट जो है वो ऐड हो गया। तो देखो इधर वाला जो नेट वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इधर की तरफ आ गया, टोटल मिलाकर नेट, और वैल्यू कितनी हो गई 2E1 कोस थीटा, है ना। और जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ आई है, P के अपोजिट, अपोजिट टू P। यानी अगर P आई केप में है तो माइनस आई केप में, या P को खुद कोई डायरेक्शन बोले हैं तो वो P की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन आ गई। तो यहां पर जो है ये बना E1, तो अपन लिख रहे हैं E नेट एट B, तो B पर नेट E जो बन रहा है वो कितना हो गया 2E1 कोस थीटा, और 2E1 कोस थीटा में E1 की वैल्यू डाल दी, ये हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कोस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कितना बन गया, ये हो गया ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें देखो ये जो आया है वैल्यू अंडर रूट ए, तो ये जो वैल्यू आया है इसको अपन ऐसे लिख दें के इंटू क्यू इंटू टू ए, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और कंडीशन के साथ इफ आर इज ग्रेटर देन ए, अगर ऐसा है तो E8 इक्विटोरियल पोजीशन मींस E8B, E8 इक्विटोरियल पोजीशन मींस E8B। तो E8B कितना हो जाएगा, ये हो गया के इंटू क्यू इंटू टू ए, और अपॉन यहां से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, लेकिन जो आर ग्रेटर देन ए है ना, तो अपन क्या करें, आर बड़ा है ऐसे तो ए को बुला दें, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आर क्यूब, तो क्यू इंटू टू ए का नाम क्या हो गया पी, तो बन गया के पी अपॉन आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया के पी अपॉन आर क्यूब। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो डायरेक्शन तो भी अपन ने देखी थी कि जो पी की डायरेक्शन है और जो ई की डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आए हैं, और ई वेक्टर लिखना चाहते हैं अपन इक्विटोरियल पोजीशन पर, E8 इक्विटोरियल पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, तो क्या हो गया 2kp अपॉन आर क्यूब, और जो P की डायरेक्शन है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी इसका मतलब 2kp अपॉन आर क्यूब, 2 तो एक्सिस पे था, kp अपॉन आर क्यूब, और जो P की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन, तो यानी इसका मतलब ये माइनस और लगा दिया। ये माइनस क्या शो करता है कि जो P की डायरेक्शन है ना और जो E की डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो ये हो गया E8 इक्विटोरियल पोजीशन। तो इसी कंडीशन के साथ में कुछ कंडीशन फॉर्मूला यूज करने की, हाँ आर शुड बी ग्रेटर देन ए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, तो फिर हम सवाल की तरह से इसको सोल्व कर लेंगे। तो E8 इक्विटोरियल पोजीशन आ गया, मैग्नीट्यूड याद रखेंगे अपन के पी अपॉन आर क्यूब, डायरेक्शन अलग से ध्यान रख लेंगे कि जो पी की डायरेक्शन, जैसे किसी क्वेश्चन में डायपोल है ऐसे पी यहाँ पर और हमसे पूछा ई, तो ये ई की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड के पी अपॉन आर क्यूब। एक्सिस और इक्वेटोरियल पॉइंट के बाद अब जनरल पॉइंट डी पर निकालें, जैसे आर कोमा थीटा पर, तो ये माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, और हमने कोई जनरल पॉइंट लिया दोनों की मिडिल पॉइंट से आर डिस्टेंस पर डी पॉइंट, और पोजीशन डिस्टेंस आर हो गया, और माइनस क्यू से प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उससे कुछ एंगल थीटा पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हम करना आ रहे हैं यहाँ पर, तो प्लस क्यू को इससे ज्वाइन किया अपन ने इस वाले को, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ई ड्यू टू प्लस क्यू, वही वाली डायरेक्शन में जाएगी, ये हो गया ई ड्यू टू प्लस क्यू, और ई ड्यू टू माइनस क्यू वाली जो डायरेक्शन है वही वाली आ गई, तो ये हो गया अपने पास ई ड्यू टू माइनस क्यू, और ये ई ड्यू टू प्लस क्यू, ई ड्यू टू माइनस क्यू, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। अब क्या है कि समस्या क्या है अपने पास, जैसे डिस्टेंस है अपने पास पर इसमें से कोई एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो साइन लो लगाओ, फिर ये डिस्टेंसेज निकालो, फिर ये एंगल पता लगा करके इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो इस तरह से तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कोई ऐसा तरीका ढूंढने अपन उसकी जगह
जिससे थोड़ा आसानी से हम निकाल सके। क्या तरीका हो सकता है वो? तो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी वगैरह निकालनी है अपने को किसी पोजीशन पर, तो अपन क्या करते थे कि वेक्टर होने का यूज़ किया करते थे कि थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से फेंका तो किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी जो है वो हो गई वी एक्स आई केप वी वाई जे केप। तो वी एक्स अलग से निकाल लिया, वी वाई अलग से निकाल लिया, और नेट वेलोसिटी वी एक्स और वी वाई का वेक्टर एडिशन करके वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि ये डिस्टेंसेस निकालने की जगह इस डाइपोल के वेक्टर होने का यूज करेंगे। यानी हमने जानकर के जो इसको वेक्टर माना है वो इसीलिए माना है कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन जो मानी है उससे क्या फायदा होगा अब अपने को कि इसके वेक्टर होने का यूज कर पाएंगे। तो जैसे अपने को ये है डाइपोल और जनरल आर कोमा थीटा वाली पोजीशन पर आंसर निकालना है, जैसे यहां पर आंसर निकालना है, तो यहां आंसर इस वाले पॉइंट पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम पी के कारण नहीं आंसर निकाल रहे हैं, हम पी के दो कंपोनेंट कर लेंगे। एक डाइपोल मोमेंट वो जो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है, डी के अलोंग, ये वाला पी कोस थीटा, और एक उसके परपेंडिकुलर यानी ये वाला, यानी पी साइन थीटा। तो जो पी कोस थीटा वाला डाइपोल है ना, उसके लिए डी पॉइंट कहां पर है, इसी लाइन के अलोंग। तो इसी लाइन के अलोंग थी तो एक्सिस वाली पोजीशन हो गई। तो ये जो है ना, ये वाला, ये पोजीशन पी कोस थीटा वाला जो डाइपोल है ये, और जो आर है वो तो सेम ही डायरेक्शन में है। तो यहां तो हम एक्सिस वाला ही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या, 2kp अपॉन आर क्यूब, पी का मतलब पी कोस थीटा, और जो है ये जो पी साइन थीटा है इसके लिए, पी साइन थीटा के लिए ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर आ जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इधर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा आसान पड़ेगा अपने को इस वाले मेथड के मुकाबले। तो अब ऐसे निकाल के देखते हैं अपन एक्सिस वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके जो भी अपन ने मेथड देखा कि अपन डाइपोल के वेक्टर फॉर्म का यूज करेंगे और जनरल पोजीशन पर आंसर निकालने के लिए। तो ये है डाइपोल और हमें यहाँ किसी जनरल पॉइंट डी पर आंसर निकालना है आर कोमा थीटा पर। और इसके लिए अपने क्या किया, ये जो डाइपोल है ना पी, इसके दो कंपोनेंट कर लिए। कौन कौन सी डायरेक्शन में, एक तो जो आर वाली डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, तो इस आर वाली डायरेक्शन में कितना हो गया वैल्यू, पी कोस थीटा, और एक ये वाली डायरेक्शन, ये क्या हो गया, पी साइन थीटा। तो देखो पी कोस थीटा के लिए ये पॉइंट डी जो है ना वो कहां पर है, वो है अलोंग द एक्सिस। तो इसके लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मान लो मैं इसको ई पैरेलल या ई वन नाम दूं, तो ई वन की वैल्यू क्या बन जाएगी, ई वन बराबर हो जाएगा 2k और 2kp अपॉन आर क्यूब। अब देखो p जो है ना उसका नाम क्या हो जाएगा, वो हो गया p कोस थीटा और अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब, एक्सिस वाला फॉर्मूला। और p साइन थीटा के लिए ये जो पोजीशन है d वाली वो कहां पर है, वो है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो p साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन है इधर की तरफ, तो ये इधर की तरफ हो गया, और जो ये वाली डायरेक्शन है ये हो गई इधर, और ये एंगल 90 डिग्री, और नाम है इसका E2 और वैल्यू है इसकी कितनी, kp अपॉन आर क्यूब, यानी kp साइन थीटा, p का नाम p साइन थीटा, तो p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो ये इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इन दोनों का मिलाकर रिजल्टेंट निकालें, तो रिजल्टेंट किधर की तरफ आएगा, रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आ जाएगा कहीं। तो ये ई नेट हो गया, ऐसे ई नेट, और ये नेट यहां से कुछ अल्फा एंगल बना रहा है अगर अपन ई वन वाली लाइन के साथ। तो ये अल्फा और थीटा के बीच में रिलेशन भी लिखना चाहें अपन, थीटा ये वाली लाइन है, ये वाली एक्सिस के साथ थीटा वाली। तो सबसे पहले तो ई नेट निकाल लेते हैं अपन। देखो ई नेट है ना, ई वन ई टू का रिजल्टेंट है और ई वन ई टू दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ई नेट की वैल्यू लिखना चाहें अगर अपन, तो ई नेट बराबर हो गया अपने पास क्या, अंडर रूट ऑफ ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर, ये ई नेट हो गया। और इन दोनों का स्क्वायर कर दो, तो इसमें देखो केपी अपॉन आर क्यूब, केपी अपॉन आर क्यूब तो दोनों में आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा, और यहां से क्या बच जाएगा, 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया यहां से, ई नेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ केपी अपॉन आर क्यूब तो आ गया बाहर, और यहां कितना बच गया, 2 कोस थीटा का स्क्वायर, यानी कितना 4 कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ई एट जनरल पोजीशन आर कोमा थीटा की जो वैल्यू बनी वो कितनी बन गई, के पी अपॉन आर क्यूब, और एक कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो गया ना, तो कितना बच गया, 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, ये जनरल आर कोमा थीटा पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया।
इसमें आप थीटा बराबर 0 डिग्री डालो। अच्छा, थीटा किस किस के बीच का एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है, ये है पी वेक्टर और ये है आर वेक्टर। तो अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो थीटा 0 डिग्री होने की स्थिति में क्या होगा? ये आर इधर वाली डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी एक्सिस वाली पोजीशन बन जाएगी। तो इसमें थीटा की जगह 0 डाल दो। 0 डाला तो कितना हो गया? 1 + 3 4 का √2 kp/r³। और यहाँ इक्वेटोरियल वाली पोजीशन पे निकालना है तो थीटा की जगह 90 डाल दो। 90 डाल दिया, cos 90 जो है वो 0 हो गया, तो kp/r³। तो इस तरह से ये जनरल पॉइंट पर आंसर हुआ। तो किसी भी जगह पर हम इसकी मदद से आंसर निकाल सकते हैं। थीटा एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर हो गया। अच्छा, भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, ये कितना एंगल बना रहा है? तो पहले ऐसा करते हैं, E1 के साथ एंगल निकालते हैं, अल्फा। तो इसको पैरेलली शिफ्ट करें, यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे। तो टेन अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं? टेन अल्फा इक्वल टू E2/E1। टेन अल्फा बराबर आ गया E2/E1। तो टेन अल्फा की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, टेन अल्फा इक्वल टू E2/E1। अच्छा, E2/E1 क्या बनेगा? E2/E1 में kp/r³ जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, और कितना बच गया? साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा/2। तो टेन अल्फा और टेन थीटा में रिलेशन आ गया कि टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा/2। ये तो अल्फा और थीटा में रिलेशन आया है। लेकिन हमें अगर ये बताना हो कि एंगल मेड बाय ई नेट वेक्टर, एंगल मेड बाय ई नेट वेक्टर विथ पी वेक्टर, ई नेट वेक्टर का पी वेक्टर के साथ एंगल, वो कितना बना? इन दोनों के बीच का एंगल। तो इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आओ, ये है पी की डायरेक्शन। तो पी की डायरेक्शन और ई नेट के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस थीटा। और थीटा तो सवाल वाला दे देगा हमको, अल्फा में से निकाल लेंगे, टेन अल्फा बराबर टेन थीटा/2। तो जनरल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखेंगे, यह है kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। पोटेंशियल की बात करें अब अगर अपन, तो ये दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन -q से +q की डायरेक्शन, p वाली डायरेक्शन, और पॉइंट ए इसका नाम दिया है, पॉइंट बी इसका नाम दिया है। अब की बार में एक्सिस की जगह ए बोल रहा हूं, ए पर पोटेंशियल निकालना चाहता हूं मैं, पोटेंशियल एट ए। तो पोटेंशियल एट ए किसी से कारण, एक तो पॉइंट चार्ज +q के कारण और एक -q के कारण। तो +q के लिए क्या बनेगा सेपरेशन? ये ए है, ये आर है, तो ये वाली सेपरेशन क्या हो गई? r - a। और वाली सेपरेशन क्या हो जाएगी? यहां से r + a। तो पोटेंशियल ड्यू टू +q ये हो गया kq/r - a, एंड पोटेंशियल ड्यू टू -q ये हो गया k-q/r + a। तो यहां से कितना हो गया ये? r² - a², और k कॉमन आ गया, और कितना बच गया? r + a - r + a, यानी कितना हो गया? 2a। तो q × 2a को अपन क्या लिख सकते हैं? p। तो kp/r² - a²। और पोटेंशियल एट ए फॉर r greater than a, r greater than a वाली पोजीशन के लिए बात करें तो V8a बराबर कितना हो गया? k, q × 2a इज p, और r² - a² को क्या लिख दिया? r²। तो हो गया kp/r²। अच्छा देखो, मैंने a लिखा है, एक्सिस नहीं लिखा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो, अगर b पर निकालोगे ना पोटेंशियल, तो उसका साइन क्या आएगा बताओ? a पर साइन अगर ये प्लस में आया है तो b पर साइन क्या आएगा? तो देखो b में क्या है ना, -q ज्यादा पास है +q के, तो b पर पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव आने वाला है। इसलिए मैंने इसे एक्सिस नहीं बोला, एक्सिस के लिए भी फॉर्मूला लिखूंगा, ये मैंने a पर पोटेंशियल के लिए बोला। a कौन सा? -q +q को ज्वाइन करने की लाइन के लोग वाला पॉइंट a पर पोटेंशियल। पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन निकालें अगर अपन, जैसे g पॉइंट पे निकालना चाहें डायपोल के कारण, तो पोटेंशियल एट g, ये सेपरेशन a है और ये r है, तो ये वाली सेपरेशन हो गई √r² + a², और ये वाली सेपरेशन भी हो गई √r² + a²। तो g पर यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल निकालना आता है v ड्यू टू +q एंड v ड्यू टू -q। तो v ड्यू टू +q कितना आ गया? kq/√r² + a², और v ड्यू टू -q कितना आ गया? k - q/√r² + a²। दोनों इक्वल हैं, इसलिए
वैल्यू कितना आ गया नेट 0, तो इक्विटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 आ गई। ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की ज्वाइन करने वाली लाइन, यानी ये है पी की डायरेक्शन और यहाँ पर पोटेंशियल 0 आया है। तो ये जो पोटेंशियल 0 आया है वो इस पॉइंट पर, इस पर यहाँ कहीं भी निकाला आप, यहाँ पर इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल 0 होगा, यानी इक्वेटोरियल लाइन का हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा। अब ना केवल इक्वेटोरियल लाइन बल्कि इक्वेटोरियल प्लेन भी, ये प्लेन लें अगर आप, तो इस प्लेन का कोई भी पॉइंट लें, इस प्लेन के किसी पॉइंट से माइनस क्यू की डिस्टेंस और प्लस क्यू की डिस्टेंस जो है वो इक्वल आएगी। इसका मतलब ये जो प्लेन है, ये वाला इक्वेटोरियल प्लेन, इसका पोटेंशियल कितना होगा 0। तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट और इक्वेटोरियल प्लेन विल बी 0। अब जनरल आर कोमा थीटा वाली पोजीशन पे निकालें, तो ये है डायपोल और इसके कारण किसी आर कोमा थीटा वाली पोजीशन यानी डी पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो पी के वेक्टर होने का फायदा उठाएंगे अपन, और पी का वाला कंपोनेंट क्या बना, पी का वाला कंपोनेंट जो बना वो है पी कोस थीटा, और पी का वाला कंपोनेंट क्या बना पी साइन थीटा। तो पोटेंशियल एट डी, डी पर पोटेंशियल की बात करें अपन, तो वी ड्यू टू पी कोस थीटा एंड वी ड्यू टू पी साइन थीटा, दोनों कारण पोटेंशियल लिखना चाहे तो पी कोस थीटा के लिए देखो ये जो है ये एक्सिस वाली पोजीशन है, और एक्सिस पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो के और पी का नाम क्या बना पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए पी साइन थीटा के लिए डी इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए वैल्यू कितनी आएगी 0। तो वी एट डी जनरल आर कोमा थीटा जो बना है वैल्यू वो क्या बना के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो बना है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसमें थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। थीटा जो नाम है वही एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो इसमें आप देखें जैसे ही पोजीशन ए है यहां पर निकालना चाहते हैं अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या डालेंगे अपन इसमें 0 डिग्री, तो ये बन जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप यहां कोई पॉइंट लें बी और यहां पर पोटेंशियल निकालें, तो देखो पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा 180। अब यहाँ 180 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो इसलिए अपन ने जब एक्सिस वाला फॉर्मूला लिखा था एक्सिस वाली पोजीशन पर, तो वहां एक्सिस लिखने की जगह सिर्फ ए लिखा था जान करके, क्योंकि ए पर के पी अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है और बी पर माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है एक्सिस वाली पोजीशन के लिए। तो जनरल फॉर्मूला क्या बना के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है ना। तो पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट इज के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें अगर आप, है तो स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल, लेकिन वर्क भी स्केलर क्वांटिटी, लेकिन एफ डॉट एस में एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर से अपन उसको डॉट प्रोडक्ट की मदद से लिख रहे होते हैं। वैसे ही यहां पर भी इसको अगर अपन आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा के पी आर कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर दिया अपन ने इसको ना, तो ऊपर वाला बन गया के पी आर कोस थीटा, पी आर कोस थीटा और अपॉन आर क्यूब। और ये जो पी आर कोस थीटा इसको अपन क्या लिख सकते हैं के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो कभी वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो इसका यूज कर लेंगे के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अदरवाइज अपने लिए जनरल फॉर्मूला जो है पोटेंशियल का, पोटेंशियल एट जनरल आर कोमा थीटा, क्या है फॉर्मूला के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल का ड्यू टू डायपोल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पर चार्ज रखे हुए हैं -2q +q और +q, और हमें इसका नेट डायपोल मोमेंट पता लगाना है। तो नेट डायपोल मोमेंट के लिए ये -q और +q मिला करके एक डायपोल हो गया, और एक -q +q मिला करके ये डायपोल हो गया। तो एक डायपोल ये वाला हो गया और एक डायपोल ये वाला हो गया। -q से +q की तरफ ये p और -q से +q की तरफ ये p, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या निकाल सकते हैं अपन, p नेट इक्वल टू √ p स्क्वायर + p स्क्वायर + 2p स्क्वायर कोस 60, यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab कोस थीटा, उसका यूज कर सकते हैं। तो p नेट बराबर क्या हो गया अपने पास p स्क्वायर + p स्क्वायर + 2p स्क्वायर कोस 60, जहां पर ये जो p है ये वाला p जो हमने p डिफाइन किया है वो किसके बराबर है, वो हो गया 1 ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। ये नेट डायपोल मोमेंट हो गया इसका। नेक्स्ट एग्जांपल में 3 चार्ज है -q +q और +q, और ये सभी सेपरेशन a है, और बीच वाले चार्ज से r डिस्टेंस पर पॉइंट d है, और यहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पता लगाना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है अपने को अगर इसमें, तो क्या करें अपन 3 चार्ज है तो डायपोल कितने बना सकते हैं इसमें अपन, डायपोल 1 बना सकते हैं या 2 बना सकते हैं। तो देखो ये एक चार्ज आपने लिया -q,
तो उसके साथ प्लस क्यू तो एक ही ले पाओगे, दोनों तो ले नहीं सकते, तो या तो ये प्लस क्यू ले लो या ये प्लस क्यू ले लो। तो एक तो डायपोल बना सकते हो चाहो तो, या तीनों पॉइंट चार्ज की तरह ले सकते हो वैसे, पर एक चाहो तो डायपोल बना सकते हो, और क्वेश्चन में भी गिवन है साथ में कि आर ग्रेटर देन ए है। तो डायपोल बनाने के लिए आप माइनस क्यू के साथ क्या लोगे, माइनस क्यू के साथ ये वाला प्लस क्यू लोगे या ये वाला प्लस क्यू लोगे। तो अगर अपन इसके साथ ये वाला ले लेते हैं तो फिर बीच वाले पॉइंट से डिस्टेंस जब बनाएंगे तो वो टेढ़ी बन रही होगी, लेकिन अगर आप इसके साथ ये वाला लेते हैं तो ये इक्वेटोरियल वाली लाइन बन जाएगी। इक्वेटोरियल वाली लाइन बन जाएगी तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से तो अपन ने बना दिया डायपोल, और ये वाला हो गया पॉइंट चार्ज। तो ये हो गया अगर डायपोल, तो ये वाली पोजीशन इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना इस डायपोल कारण वो कितना बन गया, के पी अपॉन आर क्यूब, जहां पी का मतलब क्या हो गया, इस पी का मतलब हो गया पी बराबर वन ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कितना 2a। ये दोनों का तो हो गया यहां पर नेट इफेक्ट, और अब इसका निकालें, इसी कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, ई ड्यू टू दिस प्लस क्यू, और ये ई ड्यू टू प्लस क्यू कितना बनेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर अंडर रूट ऑफ के पी अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ई नेट 8d हो गया, इन दोनों का अंडर रूट का स्क्वायर, के पी अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और साथ में पोटेंशियल निकालना चाहें डी पर, तो अगेन एक डायपोल के कारण बोल दें, एक पॉइंट चार्ज के कारण बोल दें, तो वी ड्यू टू डायपोल प्लस वी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। तो अगर डायपोल के कारण बात करें तो डायपोल के लिए जो है इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इसके लिए पोटेंशियल कितना हो गया 0, और पॉइंट चार्ज के लिए बात करना चाहें तो क्या हो गया के क्यू अपॉन आर, पोटेंशियल के क्यू बाय आर, ये डी पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी। दो डायपोल हैं पी और पी, एक पी आई केप और एक पी जे केप, और दोनों 90 डिग्री के एंगल पर हैं, शॉर्ट डायपोल हैं, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर पोजीशन ए पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल पता लगाना है। तो इसके लिए पॉइंट एक्सिस पर है, तो इसके लिए क्या वैल्यू हो जाएगी 2kp अपॉन आर क्यूब, और इसके लिए इस वाले डायपोल के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी kp अपॉन आर क्यूब, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब E8a बराबर कितना हो जाएगा kp अपॉन आर क्यूब, तो बाहर आ गया, और अंडर रूट ऑफ 4 + 1 यानी कितना हो गया 5। और इसके अलावा पोटेंशियल 8a की बात करें अगर अपन, तो पोटेंशियल इसी कारण तो कितना हो जाएगा kp अपॉन आर स्क्वायर, और उस वाले कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो 0। इस तरह से पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दो डायपोल हैं √3p और p, और एक सर्कल है, और डायपोल माना शॉर्ट डायपोल है, और ये सर्कल का सेंटर है ये वाली पोजीशन, और हमें इस सर्कल का रेडियस r है। तो हमें जो है ये पता लगाना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और मैक्सिमम पोटेंशियल और मिनिमम पोटेंशियल वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और इस दौरान ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो दो डायपोल है इस बार, है ना, √3p और p। अकेला डायपोल होता ना अगर, तो अकेला डायपोल होने की स्थिति में क्या है, जैसे ये डायपोल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की बात करें अगर अपन, तो फॉर्मूला था kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा जनरल पॉइंट पर। तो मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब cos स्क्वायर थीटा 1 होगा, यानी cos थीटा 1 होगा माना थीटा 0 डिग्री होगा, माना मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एक्सिस पर आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ई मैक्सिमम जो है वो एक्सिस पर आया था डायपोल के लिए, और यहाँ वेक्टर क्वांटिटी की जब भी बात करते हैं मैक्सिमम होने की, तो उसके मैग्नीट्यूड के लिए बात कर रहे होते हैं अपन, लेकिन जब स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं मैक्सिमम होने की, तो तब साइन भी देख रहे होते हैं। यानी अगर अपने को 2i कैप और 1i कैप में से बड़ा देखना है तो 2i कैप बड़ा है, और 2 - i कैप और 1 - i कैप में बड़ा देखना है तो भी 2 - i कैप बड़ा है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जो है वो मैग्नीट्यूड से देखी जाती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी जो है वो साइन के साथ देखी जाती है। जैसे पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी, उसको साइन के साथ देखना है। तो जैसे 3 वोल्ट और 2 वोल्ट में 3 वोल्ट बड़ा है 2 वोल्ट से, और -3 वोल्ट और -2 वोल्ट में -2 वोल्ट ज्यादा बड़ा है ना। तो स्केलर क्वांटिटी साइन के साथ देखी जाती है और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड से ही। तो ये पॉइंट ई मैक्सिमम का पॉइंट है, तो ये भी ई मैक्सिमम का पॉइंट है। सेम सेपरेशन आर पर जो है एक्सिस पर मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आ रहा होगा, चाहे ये वाला पॉइंट लो चाहे ये वाला पॉइंट लो। तो ऐसे ही
लेकिन यहाँ तो एक दो डायपोल है, या तो दोनों के लिए अलग अलग निकालो, या फिर एक का मैक्सिमम आता है ना जहां पर वो निकालना है अगर, तो ऐसा करते हैं ना, इन दोनों को मिलाकर पहले एक ही डायपोल बना देते हैं। तो √3p और p मिलाकर एक ही डायपोल जो बनेगा वो कितनी वैल्यू का बन रहा होगा, वो बन जाएगा 2p √a² प्लस b²। और ये वाला जो एंगल है वो कितना बन जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, ये हो गया अपने पास p अपॉन √3p, यानी इसका मतलब 1/√3, इसका मतलब 30 डिग्री ये वाला एंगल हो गया। अब ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो इस वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, अब अपने पास एक ही डायपोल है, ये दोनों नहीं है, बस एक ही डायपोल है, तो उसके एक्सिस में मैक्सिमम होता है तो यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ मैक्सिमम होना है तो इस पॉइंट का नाम अगर ए दें तो इस पॉइंट ए का, इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या हो गया, एक तो पॉइंट ए हो गया, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए का कोऑर्डिनेट हो गया आर कोस, ये सामने वाला साइन 30 और ये कोस 30, तो ये हो गया आर कोस 30 और आर साइन 30। और ऐसे ही इस पॉइंट को मान लो मैं बी नाम दूं, तो बी वाली पोजीशन भी ए के जैसे ही, लेकिन कोऑर्डिनेट जो है ना वो क्या आएगा इसका, ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट माइनस में और वाई वाला कोऑर्डिनेट जो है वो भी माइनस में, तो क्या बन जाएगा, ई मैक्सिमम दो पॉइंट पर है, एक ए पर और एक बी पर, और बी का कोऑर्डिनेट क्या, -r cos 30 और -r sin 30। और इसके अलावा मैक्सिमम पोटेंशियल निकालना है। अब पोटेंशियल मैक्सिमम का मतलब kp cos थीटा अपॉन r²। मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा 1 हो जाएगा, यानी थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो पोटेंशियल मैक्सिमम जो आया है अपने पास v बराबर kp cos थीटा अपॉन r² में cos थीटा मैक्सिमम 1, यानी पोटेंशियल मैक्सिमम थीटा बराबर 0 डिग्री पर, यानी a पर। तो पोटेंशियल मैक्सिमम कहां पर होगा, a पर, यानी इस पर, है ना। और पोटेंशियल मिनिमम की बात करें, एक ही पॉइंट पर होगा, इस पर नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल के लिए हमने देखा था कि अगर ये डायपोल है, ये वाला डायपोल, ये वाला, तो यहाँ प्लस में वैल्यू आई थी तो यहाँ पर माइनस में आई थी वैल्यू, तो इसलिए जो है 2 पॉइंट नहीं है, यहाँ पर पोटेंशियल माइनस में आने वाला है। और मिनिमम पोटेंशियल की बात करें अगर अपन, तो मिनिमम पोटेंशियल कहां पर आएगा, तो मिनिमम 0 नहीं होगा, 0 से भी कम पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसमें तो साइन के साथ देखेंगे, इसलिए ये वाला पॉइंट आएगा माइनस वाला, यानी कौन सा, बी वाला पॉइंट। तो बी वाला जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट यहाँ लिखा हुआ है, तो पोटेंशियल मिनिमम का कोऑर्डिनेट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम 2 पॉइंट पर आया, ए पर बी पर पोटेंशियल जो है वो एक ही पॉइंट पर मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ तो माइनस में था, इसलिए बी पर मिनिमम 0 से भी कम माइनस में, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के। डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, यानी डायपोल दूसरे के फील्ड में अगर रखा हुआ है, खुद के कारण खुद को तो जो फोर्स लगेगा वो तो इंटरनल बन जाएगा, यानी माइनस क्यू कारण प्लस क्यू पर जो लगा एक्शन रिएक्शन से, प्लस क्यू कारण माइनस क्यू पर जो लगेगा वो तो इंटरनल बन गया। डायपोल का मतलब एक साथ माइनस क्यू प्लस क्यू मिलाकर के बात कर रहे हैं। अब जब दूसरे के फील्ड में इसको रखा हुआ हो, जैसे यहाँ पर ने इनफाइनाइट लॉन्ग शीट रख दी, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड में रख रहे हैं अपने कोर्स में, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड वाला केस है, यानी दूसरा जो एक्सटर्नल फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा होगा वो यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए, उसके लिए बात करेंगे अभी अपन। तो पहले केस के लिए बात करते हैं। पहला केस क्या है, जब डायपोल और ई एक दूसरे के पैरेलल हो। माइनस क्यू प्लस क्यू जो है वो बॉन्ड लेंथ से जुड़े रहते हैं, बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, इसलिए जहां भी डायपोल जाएगा साथ ही जाएगा, ये नहीं कि माइनस क्यू प्लस क्यू अलग अलग चले गए। तो इस यूनिफॉर्म फील्ड में जब हमने इसको रखा तो प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इस पर फोर्स लगा वो क्या लगा इधर की तरफ, क्यू ई। एक तरह से मान लो मैंने इसे मासलेस रोड से अटैच कर लिया है, और माइनस क्यू कारण जो इधर की तरफ फोर्स लगा वो कितना, क्यू ई। अब ये भी क्यू ई, ये भी क्यू ई, तो देखो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो एफ नेट की जो वैल्यू है वो तो हो गई 0। और टॉर्क की बात करें अगर अपन, तो टॉर्क कितना, तो क्यू ई को पीछे बढ़ाएं तो भी सेंटर से पास हो रहा है, ये भी पीछे सेंटर से पास हो रहा है, तो टॉर्क की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0। तो टॉर्क जो है वो डायपोल पर 0 आ गया। कब वाले केस के लिए, पी और ई पैरेलल, यानी पी और ई के बीच का जो एंगल है वो थीटा बराबर 0 डिग्री हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अब पी और ई के बीच का जो एंगल है वो अगर थीटा हो, है ना, 0 डिग्री की जगह पर कुछ एंगल थीटा हो, तो यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और इसमें हमने एक डायपोल को लाके रखा है ऐसे किसी एंगल पर। हम क्या क्या निकालना आते हैं, हम एक तो फोर्स निकालना आते हैं भी, और एक टॉर्क निकालना आते हैं जब डायपोल को दूसरे के फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में जो यूनिफॉर्म हो, यानी इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के फील्ड में जैसे हमने इसको रख दिया।
तो इस प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो ऐसे लग जाएगा। कितना होगा उसका वैल्यू क्यू ई, और माइनस क्यू के कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ वो कितना होगा क्यू ई, ये भी क्यू ई ये भी क्यू ई, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसलिए नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो तो कितनी आ गई 0। तो डायपोल अगर यूनिफॉर्म फील्ड में है तो उस पर लगने वाला फोर्स 0 आ गया। और टॉर्क की बात करें अगर अपन तो कि टॉर्क कितना लग रहा होगा, तो देखो अब ये फोर्स भी इसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है और ये वाला फोर्स भी इसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों फोर्स कपल बन गए हैं जो नेट फोर्स को 0 बना रहे हैं लेकिन रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। तो जो टॉर्क इस पर लगेगा वो कितना लगेगा, टॉर्क की वैल्यू निकालना चाहे तो फोर्स कपल का टॉर्क कैसे निकालते हैं, वन ऑफ द फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, और सेपरेशन बिटवीन देम कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर सेपरेशन, ये 2a है तो सामने वाली साइड 2a साइन थीटा हो जाएगी। ऐसे भी निकाल सकते हो, इस पॉइंट के अबाउट निकाल लो तो QE का तो 0 आ गया और इस वाले QE के लिए ये वाली जो डिस्टेंस बनेगी यानी ये वाली डिस्टेंस वो कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की ये हो गई 2a साइन थीटा, ये वाली कितनी हो जाएगी इधर वाली हो जाएगी 2a कोस थीटा, 2e साइन थीटा होगी। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई कितनी, चाहो तो इसके अबाउट निकाल लो बीच वाले पॉइंट के अबाउट, QE इंटू ए साइन थीटा, QE इंटू ए साइन थीटा, तो QE ए साइन थीटा प्लस QE ए साइन थीटा यानी 2QE ए साइन थीटा। तो यहां पर लिखे अपन इस वाली पोजीशन के लिए QE इस पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क ले लिया जैसे, और इंटू 2a साइन थीटा, और इसमें से Q और 2a को साथ ले लो, हमें पता था बार बार Q इंटू 2a साथ बार बार आएगा तो इसका नाम पहले P डाल के आए, तो ये बन गया क्या PE साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, टो बराबर टो का मैग्नीट्यूड आ गया PE साइन थीटा। कब के लिए, जब डायपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा हो तो जो टॉर्क वो एक्सपीरियंस करेगा उसकी वैल्यू आई है P साइन थीटा। अच्छा आप डायरेक्शन देखें टॉर्क की डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ आई, सेंस ऑफ रोटेशन इसका इधर से इधर की तरफ आया है, यानी ये जो हमने P बनाया है वो है ऐसे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है वो ऐसे, और सेंस ऑफ रोटेशन इधर से इधर की तरफ आया यानी P से E की तरफ, P से E की तरफ यानी P क्रॉस E लिख दें इसको अपन, जैसे A क्रॉस B, A से B की तरफ, ऐसे ही इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो टो वेक्टर बराबर क्या हो गया, टो वेक्टर बराबर हो गया अपने पास P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो डायपोल अगर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ हो, एक्सटर्नल फील्ड कैसा होना चाहिए यूनिफॉर्म, तो जो टॉर्क वो एक्सपीरियंस करेगा हो गया P साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E। और ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो घुमाने का सेंस आया इसका उसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायपोल P अपने आप को E की डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है, जब तक P E की डायरेक्शन में नहीं आएगा ना तब तक उस पर टॉर्क लगता रहेगा। तो P अपने आप को E की डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है। इसी में आप चाहो तो इस थीटा को थोड़ा बड़ा लेकर के और ऐसे बना करके देखो, जैसे P अगर इधर की तरफ है और E जो है वो ऐसे है तो P और E के बीच का एंगल मोर देन 90 डिग्री ले लिया अपन ने, तो ये वाला एंगल मोर देन 90 डिग्री ले लिया, ये है P तो ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। अब इस पर जो फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो E के अपोजिट और इस पर जो लगेगा वो E की डायरेक्शन में, तो ये हो गया QE ऐसे और ये हो गया QE ऐसे। और हमने क्या किया था, हमने बनाया था P ऐसे इधर की तरफ, ये है P और ये था E, तो आप देख सकते हैं सेंस ऑफ रोटेशन इसका QE का इधर की तरफ आया है, इसका इधर की तरफ आया है, यानी ये इसको E की डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है। तो P अपने आप को E की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। तो जब भी डायपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा हो तो फोर्स एक्सपीरियंस नेट जो है वो 0 और टॉर्क की वैल्यू PE साइन थीटा यानी P क्रॉस E। तो जो टॉर्क की वैल्यू आई है वो है PE साइन थीटा। अब P अपने आप को E की डायरेक्शन में लेके आएगा, जैसे थीटा बराबर 60 डिग्री है तो 60 से छोड़ा तो 60 से 0 की तरफ आएगा, लेकिन तब तक तो वो ओमेगा गेन कर चुका होगा, इसलिए फिर ये इधर की तरफ जाएगा। तो किधर तक जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो 60 डिग्री वापस इधर तक जाएगा, तो 60 से 0, 0 से 60, फिर वापस 60 से 0, 0 से 60, यू ऐसे रोटेट कर रहा होगा ये। तो इस तरह से जब ये रोटेट कर रहा होगा तो उसे ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं। तो क्या हम उसे SHM भी बोल सकते हैं, तो SHM के लिए तो क्या कंडीशन होती है, फोर्स x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए और टॉर्क जो है वो थीटा के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। लेकिन जब हमने इसे 60 डिग्री से छोड़ा तो टॉर्क तो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल हो रहा है, इसलिए 60 डिग्री से छोड़ने पर वो ऑसिलेटरी मोशन तो होगा, क्योंकि आना जाना तो लगा हुआ है 60 से 0, 0 60, तो ऑसिलेटरी तो होगा लेकिन SHM नहीं होगा। तो SHM होने के लिए क्या होना चाहिए, साइन थीटा को थीटा बनना चाहिए। अब साइन थीटा थीटा कब बनेगा, जब थीटा स्मॉल हो, तो फॉर स्मॉल थीटा, थीटा अगर छोटा हो तो फिर क्या होगा, तो थीटा छोटा होने की स्थिति में PE साइन थीटा को अपन
पी इंटू थीटा लिख सकते हैं, थीटा छोटा होने पर साइन थीटा को हम थीटा के बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ साइन थीटा को हमने थीटा लिख दिया, तो टोक थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया, तो टोक थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया यानी फिर ये एसएचएम हो गया। तो स्मॉल थीटा के लिए ही जो है ये एसएचएम कर रहा होगा, फॉर स्मॉल थीटा होने की स्थिति के लिए ही ये एसएचएम कर रहा होगा। तो यहाँ से टो बराबर आई अल्फा बराबर पी इंटू थीटा आ गया, तो अल्फा बराबर कितना बन गया, ये हो गया पीई अपॉन आई और इंटू थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ गई अपने पास, ओमेगा बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ पीई अपॉन आई। और टाइम पीरियड निकालना चाहें इससे अपन तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। ये एसएचएम का टाइम पीरियड निकाला अपन ने, लेकिन ये जरूर देखना है अपने को कि पहले वो एसएचएम कर रहा हो, इसका मतलब एंगल जो है वो स्मॉल हो, इसका थीटा स्मॉल हो। एक क्वेश्चन है छोटा सा कि जैसे डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और हमें ये पता लगाना है कि इसका टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो पहले बताओ थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए क्या होगा, फोर्स तो 0 ही हो गया, थीटा 0 के लिए भी और 180 डिग्री के लिए भी फोर्स 0 हो गया और किसी एंगल के लिए भी, लेकिन टोक देखना है अब अपने को। तो टोक देखें, थीटा बराबर 0 डिग्री होने पर टोक तो 0 है ही, अब हमको इसको हल्का सा हमने डिस्प्लेस किया इसको ऐसे, तो ऐसे डिस्प्लेस करने पर हमें ये देखना है कि इसका इक्विलिब्रियम का टाइप कैसा है। अगर ये लोड करके वापस आएगा तो स्टेबल, उल्टा चला जाए वापस चला जाए मतलब तो वो अनस्टेबल, और वहीं रह जाए तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो चेक करते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री पर तो टोक 0 था पहले, तो हमने देखा, तो टोक 0 होने का मतलब पहले तो तय हुआ कि हाँ इक्विलिब्रियम तो है। अब टाइप कैसा है उसका, तो उसको अपन ने हल्का सा डिस्प्लेस किया, हल्का सा डिस्प्लेस करने पर क्या हुआ, इस पर जो फोर्स लगा है QE और इस पर जो फोर्स लगा है QE, ये इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। अब वापस लाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लौटा रहा है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री वाला जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा बराबर 0 डिग्री वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम। और थीटा बराबर 180 डिग्री की बात करें तो थीटा बराबर 180 डिग्री पर क्या होगा, P ऐसे हैं और ये E की डायरेक्शन और ये P की डायरेक्शन, तो ये है 180 डिग्री। अब यहां से इसको स्लाइटली सा डिस्प्लेस करें, ऐसे हल्का सा घुमा दे, तो हल्का सा घुमाया तो ये हो गया डायपोल, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है, ई ऐसे है, तो ये QE फोर्स ऐसे लगा और ये QE फोर्स ऐसे लगा। तो जैसे हमने इसको यहां से हल्का सा घुमाया तो ये QE फोर्स क्या कर रहा है, इसको इधर की तरफ लेकर के आ रहा है, जैसे हल्का सा घुमाया ना इधर E की तरफ लेकर के आ रहा है, यानी उधर नहीं ले जा रहा लौटा करके वापिस, अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है। इसका मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री के लिए टोक तो 0 ही गया था और हमने हल्का सा घुमाया तो लौट करके इधर की तरफ आ रहा है, इस कारण से कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसी में अगर एक और पूछे, मान लो थीटा बराबर 90 डिग्री पर, तो 0 पर स्टेबल हुआ, 180 पर अनस्टेबल हुआ, 90 डिग्री पर कैसा होगा, तो 90 डिग्री पर ये नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि टोर की 0 नहीं है, तो टोर की 0 नहीं है, इस कारण से ये नहीं कि भाई स्टेबल हो गया अनस्टेबल हो गया तो अब ये न्यूट्रल आ जाएगा ना, तो ये नॉट इन इक्विलिब्रियम हो गया, नॉट इन इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल जी लिखना चाहें, अभी पर ने फोर्स और टोक लिखा जब डायपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में था, अब पोटेंशियल जी लिखना आते हैं। तो दो चार्ज हैं, तो पोटेंशियल जी कैसे लिख सकते हैं अपन, मान लो इस पोजीशन का नाम, जहां चार्ज माइनस क्यू है ना उसे ए नाम दे दिया, और जहां चार्ज प्लस क्यू से बी नाम दे दिया, और ए वाली पोजीशन का जो पोटेंशियल है वो VA दे दिया। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम जानते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, और बी वाले को अपन ने पोटेंशियल को VB नाम दे दिया। तो जब चार्ज किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, यानी E एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है चार्ज, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण माना कि ए पोजीशन का पोटेंशियल VA है और बी वाली पोजीशन का पोटेंशियल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण VB है। तो U बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू इंटू VA, और इसके कारण क्या लिख सकते हैं, प्लस क्यू इंटू VB। तो क्या हो गया, माइनस क्यू इंटू VA माइनस VB। VA माइनस VB कितना बनेगा, अब VA माइनस VB पता लगाने के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन ये यूज कर सकते हैं, डेल्टा V का मैग्नीट्यूड बराबर E इंटू D, वेर D इज इफेक्टिव सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कैसे निकालते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाइन बनाई अपन ने, यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये जो डिस्टेंस बनेगी ये बनेगी D, इस वाले का नाम होगा D, और D की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, ये 2A थीटा, तो कितना बन गया 2A कोस थीटा, ये बन गई D की वैल्यू, D बराबर 2A कोस थीटा। तो डेल्टा V बराबर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, E इंटू
2a कोस थीटा, यह है पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, यानी VA माइनस VB का मैग्नीट्यूड। और यहां से अपन ने क्या किया, जानकर माइनस क्यू इसलिए कॉमन लिया क्योंकि VA बड़ा था VB से, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो VA बड़ा था VB से, तो माइनस क्यू कॉमन ले लिया, तो ये अपने आप ही डेल्टा V का मैग्नीट्यूड हो गया। और इसकी वैल्यू क्या बन गई यहां से, माइनस क्यू, और डेल्टा V का मैग्नीट्यूड वहां से डाल दिया अपन ने, तो हो गया माइनस क्यू इंटू ई इंटू 2a कोस थीटा। ये कितना हो गया, ये हो गया QE, Q और 2a को साथ साथ ले लो, है ना, तो माइनस और Q इंटू 2a, Q इंटू 2a और इंटू E कोस थीटा, और Q इंटू 2a का नाम क्या हो गया P, तो ये बन गया माइनस PE कोस थीटा। तो U का वैल्यू आ गया कितना, माइनस PE कोस थीटा। कब के लिए, जब डायपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई। स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी, और U का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें तो मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा, मिनिमम वैल्यू जो बनेगा माइनस P कोस थीटा में थीटा 0 डिग्री डाल दो, तो U मिनिमम कितना हो गया, माइनस PE। और कब आएगा, किस पोजीशन पर आएगा, एट थीटा बराबर 0 डिग्री। और U की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें अगर अपन, तो U मैक्सिमम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लस P, और कहां पर आ जाएगा ये, थीटा बराबर 180 डिग्री पर। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हुई। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी से भी अपन इक्विलिब्रियम के बारे में बता सकते हैं कि कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसे फोर्स और टॉर्क 0 होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को मैक्सिमम मिनिमम जहां पर भी होगा वहां पर वो पोजीशन कौन सी, मैक्सिमम मिनिमम वाली, वो इक्विलिब्रियम वाली। तो थीटा 0 और थीटा 180 मैक्सिमम और मिनिमम में, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। और इसमें से कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाता है, तो कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाता है। इस कारण से जो थीटा इक्वल टू 0 वाला है वो कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा बराबर 0 डिग्री पर, और थीटा बराबर 180 डिग्री पर कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम का टाइप भी बता दिया। तो हमें डायपोल जब एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, टॉर्क की वैल्यू कितनी आई, PE साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, माइनस PE कोस थीटा। अगर डायपोल एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है किसी एंगल थीटा पर, तो हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताना है, वर्क रिक्वायर्ड यानी वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट इट फ्रॉम थीटा इक्वल टू 60 टू थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 120 डिग्री। तो अगर अपन इसको रिलीज कर देंगे ना तो ये तो इधर की तरफ फ्लोट करके आएगा, लेकिन अगर हमें उधर ले जाना रहा यानी 60 टू 120, तो फिर हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड मतलब स्लोली हो गया एक तरह से, और वर्क डन जो करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, तो क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के लिए, डेल्टा K प्लस डेल्टा U। अब रिक्वायर्ड में डेल्टा K 0 हो गया, और डेल्टा U क्या हो गया, U फाइनल माइनस U इनिशियल। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला देखा अभी अपन ने, U इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा। तो यहां से कितना हो गया, U फाइनल माइनस U इनिशियल में वैल्यू डालें अगर अपन, तो U फाइनल हो गया माइनस PE कोस, फाइनल में कितना हो गया एंगल 120, और इनिशियल में माइनस PE कोस 60। तो ये हो गया अपने पास माइनस और कोस 120 माइनस हाफ, तो ये हो गया PE बाई 2, और माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया PE बाई 2। तो ये कितना हो गया PE। तो वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू कितनी आ गई, PE, इसको 60 टू 120 रोटेट करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री वाली पोजीशन से इस डायपोल को छोड़ दिया जो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। तो इसके मोशन के दौरान हमें पता लगाना है कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ड्यूरिंग द मोशन। तो पहले तो देख लो मोशन कैसा होगा। तो अगर हमने इसको रिलीज किया है 60 डिग्री वाली पोजीशन से, तो P अपने आप को E की डायरेक्शन में लेकर के आता है, तो ये यूं घूम करके आ रहा होगा, लेकिन जब तक यहाँ आएगा तब तक काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर चुका होगा, तो फिर ये इधर की तरफ जाएगा। इधर कहाँ तक जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इस कारण से उधर भी 60 डिग्री एंगल तक जाएगा, फिर वापस लौट करके 60 से इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। इस तरह से इसका इस वाली मीन पोजीशन के अबाउट आना जाना लगा रहेगा, 60 से 0, 0 से 60। ये जो आना जाना लगा हुआ है ऐसे, इसको अपन कैसा मोशन बोलेंगे, इसको अपन ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। क्या इसे हम SHM बोलेंगे, नहीं, क्योंकि PE साइन थीटा में थीटा तो बड़ा एंगल है, इसलिए वो थीटा के प्रोपोर्शनल तो आएगा नहीं, तो इसलिए ऑसिलेटरी तो है पर SHM नहीं है। अभी हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इस दौरान इसका जो मोशन हो रहा है वो
यूनिफॉर्म फील्ड में हो रहा है, कंजर्वेटिव फील्ड में हो रहा है, तो क्या हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं? हाँ, हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो लिखें एनर्जी के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी इसकी? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने इसको रिलीज किया है शुरू में यहाँ पे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कितना बनेगा? वो बनेगा माइनस पीई कोस 60। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कहाँ के पता लगा रहे हैं अपन? 0 डिग्री वाली पोजीशन का है ना, एट 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर काइनेटिक एनर्जी कैसी? मैक्सिमम। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों? क्योंकि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मिनिमम। जहां पोटेंशियल मिनिमम होगा वहां काइनेटिक मैक्सिमम होगा, और पोटेंशियल मिनिमम कहां पर होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री पर। तो पोटेंशियल मिनिमम की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस पीई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की वैल्यू है माइनस पीई, और ये है माइनस पी बाई 2, तो माइनस पी उधर चला गया, और माइनस पी बाई 2 ये था, और पी उधर गया तो कितना हो गया? पीई बाई 2। कहां पर आइए? एट थीटा बराबर 0 डिग्री। 0 डिग्री वाली पोजीशन पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पीई बाई 2। नेक्स्ट, इफ डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है, हाँ अपने कोर्स में वैसे सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड का है, फिर भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का एक दो केस देख लेते हैं अपन, कभी पूछ ले तो। एक केस एक बार पूछा हुआ है पॉइंट चार्ज वाला। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कौन सा होगा? जिसमें अलग अलग पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। सभी पॉइंट पर अलग अलग होने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ पॉइंट पर भी अलग है तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहलाएगा। जैसे पॉइंट चार्ज का फील्ड है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो अलग अलग डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग आ रही होती है। तो अपन देखिए केस देखेंगे फिर इसमें कि थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी पी और ई एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ई नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब यहाँ और यहाँ ई की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ ई का वैल्यू E1 मान लिया, तो यहाँ ई का वैल्यू E2 मान लिया, और यह है ई की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 यहाँ पर ऐसे, E1 ऐसे। तो इस पर जो फोर्स लगा प्लस क्यू पर वो इधर की तरफ QE2, और इस माइनस क्यू पर जो फोर्स लगा इधर की तरफ वो हो गया QE1। इन दोनों का मिला करके जो नेट बना वो नेट क्या लिख सकते हैं? नेट फोर्स इक्वल टू Q इंटू E2 माइनस Q इंटू E1। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है QE2 QE1 और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट। तो इसमें से Q कॉमन आ गया और क्या बन गया? E2 माइनस E1। और ये जो E2 माइनस E1 बना है ना, इसको अपन ने DE बोल दिया, क्योंकि शॉर्ट डायपोल की बात कर रहे हैं। डायपोल शॉर्ट डायपोल है, इसलिए मैंने जान करके डिस्टेंस को भी DX मान लिया। DX लिख दो या DR लिख दो, है ना। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर DX मान लिया तो ये तो बना है अपने पास नेट फोर्स। अब ऐसा करें P को पिक्चर में लाना चाहें, P क्या? P है वन ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, यानी Q इंटू DX। तो P को पिक्चर में लाना चाहे तो Q तो है, DX नहीं है लेकिन यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं, DX को लाने के लिए इसको DX से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो Q इंटू D तो यहाँ पर लिखा हुआ ही था, Q इंटू D, और अपन ने DX से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और ये जो DX से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, इसमें से इस Q और DX को साथ साथ ले लें तो ये हो गया Q इंटू DX, और यहां से DE बाई DX। Q इंटू DX इंटू DE बाई DX। और Q इंटू DX को क्या लिख सकते हैं अपन? P, वन ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये क्या बन गया? P इंटू DE बाई DX। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ गया अपने पास? F का मैग्नीट्यूड P इंटू DE बाई DX या P इंटू DE बाई DR। कब के लिए निकाला है अपन ने? ये जो वैल्यू निकाली है कब के लिए निकाली है? ये तब के लिए जब डायपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हो और P और E एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। अच्छा, अगर ये यूनिफॉर्म होता ना तो D बाई DX की वैल्यू 0 होती, तो फोर्स 0 होता। तो अपन ने देखा भी था यूनिफॉर्म फील्ड में जो फोर्स लग रहा था इस पर वो 0 था। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए फोर्स का फॉर्मूला आ गया P D बाई DR। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड तो है, लेकिन कौन सा केस है? P और E एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी P इधर की तरफ तो E भी इधर की तरफ, तब वाले केस के लिए है ये। E नॉन यूनिफॉर्म तो है ही, लेकिन P और E के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, इस केस में टॉर्क के लिए बात करना चाहें तो QE2 को पीछे बढ़ाएं तो इसका टॉर्क 0, और QE1 को पीछे बढ़ाएं तो इसका भी टॉर्क 0। तो इस वाले केस के लिए जब P पैरेलल टू E है तो इसमें टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई? 0। और फोर्स का फॉर्मूला याद रख लेना, जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हो और P और E पैरेलल हो तो डायपोल पर जो फोर्स लग रहा होगा वो है P इंटू DE बाई DX। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायपोल रखा हुआ है रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक रिंग है जिसपे चार्ज की रेडियस R है और उसके एक्सिस पर एक डायपोल रखा हुआ है, कौन सी पोजीशन पर? x बराबर R बाई रूट 2 पर। डायपोल शॉर्ट डायपोल ही लेकर चल रहे हैं अपन।
और छोटे यानी बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, यानी इसको और इसको लगभग r/√2 पर ही अपन ले सकते हैं। बीचों बीच वाले पॉइंट से डिस्टेंस वैसे r/√2। तो हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है फाइंड फोर्स ऑन दिस डायपोल ड्यू टू दिस रिंग। अब देखो ये जो रिंग है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर वो किधर की तरफ होगा, वो अलोंग द एक्सिस होगा। तो P और E पैरेलल है और रिंग का फॉर्मूला आप जानते हो क्योंकि x/r² प्लस x² की पावर 3/2। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग, यानी डायपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। तो अब अगर अपने को इस पे फोर्स पता लगाना है तो अभी अपन ने देखा कि यूनिफॉर्म फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर रखा हुआ हो तो फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला देखा, P × d/dx। इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे अपन। तो P × d/dx निकाल लो, तो P × d/dx ऑफ E का फॉर्मूला लिख दो। तो E का फॉर्मूला क्या बनेगा, E का फॉर्मूला ड्यू टू रिंग kqx/r² प्लस x² की पावर 3/2। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करके और फिर क्या करो, डिफरेंशिएशन करने के बाद किस पोजीशन पर आंसर निकालना है अपने को, x = r/√2 पर। इसको डिफरेंशिएट करके और r/√2 वैल्यू डाल दो। अब वैसे तो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें, क्योंकि देखो dE/dx r/√2 पर निकाल रहे हैं और हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना रिंग के एक्सिस पर, वो मैक्सिमम कहां पर आया था, वो आया था d/dx जब जीरो किया था r/√2 पर। तो हमने जब d/dx को जीरो किया था रिंग वाले केस में, तो वो जो मैक्सिमम आया था वो r/√2 पर आया था। और अभी हम क्या निकालना चाहते हैं, अभी हम d/dx की वैल्यू निकालना चाहते हैं, d/dx की वैल्यू r/√2 पर। तो वो क्या बनेगी वैल्यू, 0 बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ज्योमेट्री ऑप्टिक्स वाला, तो उसका यूज करके हमने बगैर डिफरेंशिएशन के सीधा ही बता दिया कि ये तो डिफरेंशिएट करने पर और r/√2 डालने के बाद कितना आने वाला है, 0। तो इस रिंग के कारण इस डायपोल जो r/√2 वाली पोजीशन पे रखा हुआ है 4-0 आ गया। सिर्फ ये इसी पोजीशन पर आया है और किसी पोजीशन पर रिंग पे यहां पर या यहां पर नहीं आना था। अच्छा, 0 आने के लिए क्या जरूरी है, 0 आने के लिए क्या यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना जरूरी है। हाँ, तभी तो QE और QE कैंसिल होंगे। तो अगर आप इसका ग्राफ बना के देखें ना, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनाया अगर अपन इसका रिंग के लिए तो इस तरह का बन रहा होगा। यह है रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पोजीशन के साथ। और अभी अपने डायपोल यहां रखा हुआ है, ये तो है ग्राफ, और जिस पोजीशन पे रखा हुआ है वो ये वाली पोजीशन है r/√2, x = r/√2। अब डायपोल छोट है, इस कारण से क्या है, ये यहां पर स्लोप ऑलमोस्ट 0, स्लोप 0 हाईएस्ट पॉइंट पर। तो यहां पर और यहां पर E की वैल्यू को अपन क्या ले सकते हैं, सेम सेम आ रही है। इस कारण से जो है यहां पर QE इधर की तरफ और Q इधर की तरफ लगा तो वैल्यू 0 होगी। इसकी जगह आप डायपोल को और कहीं भी रखते, जैसे शॉर्ट डायपोल यहां रखते, तो यहां पर जो E की वैल्यू है और यहां पर जो E की वैल्यू है वो तो सेम नहीं आ रही होती, फिर यहां तो 0 नहीं बन रहा होता। तो r/√2 पर इसलिए 0 बन पाया क्योंकि छोटा सा डायपोल बनाओ, शॉर्ट डायपोल, तो यहां पर और यहां पर जो E की वैल्यू है वो कैसी आ पा रही है, सेम। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब नहीं होता कि हर जगह E की वैल्यू अलग अलग हो। अगर कुछ जगह भी E की वैल्यू अलग है तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहलाएगा। और उनमें हमने ऐसी पोजीशन भी ढूंढ निकाली जहां पर उस पर लगने वाला फोर्स 0 हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी फोर्स की वैल्यू कितनी आई, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो एक पॉइंट चार्ज है और एक डायपोल है और दोनों की लाइन जॉइनिंग एक्स एक्सिस के अलोंग है और हमें पता लगाना है फोर्स ऑन डायपोल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज के कारण। तो कैसे पता लगाएं इसको अपन, तो इसके लिए एक तरीका तो ये हो गया अपने पास कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो ऐसे अलोंग द एक्सिस होगा, इसी डायरेक्शन में। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो गया। तो एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ये डायपोल रखा हुआ है और अब इसके लिए हम P × d/dx वाला है, P × d/dr वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ना, अपन मैग्नीट्यूड पता लगाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो F का वैल्यू क्या, P × d/dx और यहाँ r के टर्म में लिखा है तो d/dr, और P × d/dr में E की वैल्यू डाल दो। तो E बराबर कितना बना, E बराबर E ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो कितना बनेगा, KQ/r²। तो KQ/r² में यहां से P और KQ तो बाहर आ गया और 1/r² कितना हो गया डिफरेंशिएशन, -2/r³। और फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें अगर अपन तो कितना बन गया, वो बन गया KQ और इंटू 2kP/r³। तो 2kP/r³
और इंटू क्यू, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। यही फोर्स हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि इस डायपोल कारण यहां का फील्ड देखो, यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डायपोल कारण, वो आएगा एक्सिस पर 2kp/r³, और फोर्स हो जाएगा इधर की तरफ और वैल्यू है q इंटू 2kp/r³। और फिर न्यूटन के एक्शन रिएक्शन लॉ से हम बता सकते हैं कि इतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा, तो बगैर इस फॉर्मूले के भी हम ऐसे काम चला सकते थे। तो यह है डायपोल के कारण, ये पॉइंट चार्ज के कारण डायपोल पर लगने वाला फोर्स। एक छोटा सा सवाल है कि अगर डायपोल को पॉइंट चार्ज के फील्ड में रखें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि डायपोल जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करे? इफ अ डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, इज इट पॉसिबल दैट इट कैन एक्सपीरियंस जीरो फोर्स? तो रिंग वाले केस में तो अभी देखा अपन ने r/√2 पर जीरो आ गया था, इसमें भी क्या ऐसी पोजीशन पॉसिबल है? तो इसको आप ऐसे बता सकते हैं, एक तो ग्राफ से बता सकते हैं, देखो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी दोनों जगह ई सेम आने पर ही जीरो हो सकता है। तो क्या इसमें डायपोल में दो पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ सकता है क्या? तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस तरह का होता है, KQ/r² का जो ग्राफ है ओपन ने ऐसा बनाया था। अब इसमें क्या है कि अब डायपोल को कैसे भी रखो, आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कैसे भी रखो, लेकिन दो जगह पर ई सेम आ ही नहीं पाएगा। इस कारण से फोर्स की वैल्यू जो है वो जीरो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो कैन इट पॉसिबल, कैन इट एक्सपीरियंस जीरो फोर्स? तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसको आप अभी जो फोर्स निकाला था अपने थोड़ी देर पहले, उससे भी देखें तो Q इंटू ई में जो ई का वैल्यू बन रहा है Q इंटू ई या P इंटू d/dr से, अभी जो अपने देखा था Q 2kp/r³ और इंटू Q, तो उसमें ऐसी कोई पॉसिबल पोजीशन नहीं है। तो जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करना पॉसिबल नहीं है। कहीं भी रख रहे हैं तो फाइनाइट डिस्टेंस है, इनफाइनाइट को अपने को शामिल ऑब्वियसली नहीं करना है ना, तो इसलिए जीरो आना पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो डायपोल हैं और लाइन ज्वाइनिंग है इनकी ये वाली, और हमें पता लगाना है कि एक डायपोल कारण दूसरे पर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो देखो इस डायपोल कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो P के अलोंगी है, तो P पैरेलल टू E हो गया। 2kp/r³ में R आ रहा है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा? P इंटू d/dr। तो P इंटू d/dr में जो डायपोल है उसका उस पर फोर्स निकालना है, तो P2 तो हो गया डायपोल, और जिसके कारण फोर्स निकालना है वो P1। तो P1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा? 2kp/r³। तो यहां से फोर्स का वैल्यू कितना आ गया? 2kp/P1 P2 तो बाहर आ गया, और 1/r³ का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? ये हो गया -3/r4, और मैग्नीट्यूड लिखे तो कितना बन गया? 6kp/1 P2/r⁴। तो फोर्स जो है वो r⁴ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो वैसे तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अपने कोर्स में नहीं, लेकिन दो सवाल अलग अलग टाइम पर आए हुए हैं। एक बार एक AVPY में आया हुआ है कि फोर्स r4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और एक जो इसके पहले देखा अपन ने कि डायपोल को पॉइंट चार्ज के फील्ड में रखें तो क्या उस पर फाइनाइट डिस्टेंस पर फोर्स जो है वो जीरो हो सकता है क्या? तो उसमें देखा अपन ने फोर्स जीरो नहीं हो सकता, और इसमें अपन ने r⁻⁻4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया। ये था डायपोल। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन H डायपोल का है, पार्ट 2 सेक्शन H, और 1 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2, 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9, और 2 पार्ट 3 11 एंड 12, ये डायपोल का होमवर्क।